हेलो, वेलकम टू माय हिंदी पाठशाला। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की हिंदी लेसन नंबर 6 कराने वाली हूँ शमशेर बहादुर सिंह जी का। उनका जीवन परिचय करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून में ही हुई थी। ठीक है। इनके पिता का नाम चौधरी तारीफ सिंह था। इन्होंने 1933 ईस्वी में इलाहाबाद से बीए किया था। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील आंदोलन में सम्मिलित भी हुए थे, है ना। 1936 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत के साथ रूपाब नामक पत्रिका में इन्होंने नया साहित्य, माया आदि पत्रिकाओं में भी सहयोग किया, है ना। इसी काल में इन्होंने हिंदी उर्दू कोश का संपादन भी किया, यानी कि इनको हिंदी के साथ साथ उर्दू भी आती थी। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1981 से 1985 तक प्रेमचंद सृजन पीठ के प्रमुख रहे। शमशेर बहादुर सिंह जी ने पूरी जिंदगी साहित्य, चित्रकला और पत्रिका में गुजार दी और बड़े बड़ी विभिन्न अवस्था में 1993 ईस्वी में 82 वर्ष की अवस्था में अपने कालखंड को 4-5 शताब्दी की चेतना देकर चले गए। ये हमेशा बैर और नफरत से दूर रहा करते थे और जीवन भर फकीरी की तरह गुजारा किया करते थे। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। नंबर 1, काव्य संग्रह कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने पास अपने 1980 ईस्वी, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1980, काल तुझसे होड़ है मेरी 1981 से 1988 तक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। स्वयं को हिंदी एवं उर्दू का ज्ञानी मानने वाले शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल है। यह संधि साहित्य, चित्रकला और पत्रकारिता में भी है। दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की भी है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगवादी धर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक अच्छे कवि के रूप में है। उन्होंने अपनी कविताओं में उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण को अधिक बल दिया है, यानी कि उर्दू में उन्होंने ज़्यादा बल दिया है संज्ञा और विशेषण को। सर्वनाम, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को भी बल दिया है। उन्होंने स्वयं भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। भाषा शैली। शमशेर जी की भाषा शैली एक विचारवादी भाषा है। उनके काव्य में भावना से अधिक विचार की प्रबलता है। इनकी भाषा में एक एक शब्द तराशा हुआ है, इसलिए शमशेर जी को शब्द शिल्पी भी कहा गया है। जैसे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा लगता है उन्हें जैसे किसी गौर की झिलमिल दे हिल रही हो जल में, नीले जल में, है ना। और जैसे उषा सूर्योदय होता है तो उषा का जादू समाप्त हो जाता है। उषा किसे कहते हैं? उषा सूर्योदय से पहले जो मौसम होता है जिसमें चिड़िया चहचहाती हैं उसको उषा कहते हैं, है ना। अब देखते हैं साहित्यिक अवदान। सन 1943 ईस्वी में प्रारंभ प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए नए अर्थ की चमक उभर कर आई। इनमें शमशेर बहादुर सिंह भी थे। इनकी कविताओं में अपना आस पड़ोस ही कविताओं का वातावरण बना और उपस्थित हुआ, परंतु कविता उषा में भी उनकी साहित्यिक मान्यता को देखा जाता है। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न 1 देखते हैं। ठीक है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है ना। उत्तर देखते हैं इसका। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता में नीले नभ की राख से लिपे चौके के समान बताया गया है। फिर काली सिल से उसकी तुलना की गई है। फिर सलेट पर लाल खड़िया चौक की उपमान
को उपमान बनाया गया है। लिपा आंगन, काली सिलिया, सलेट गांव के परिवेश से ही संबंधित शब्द हैं। यह शब्द चित्र गांव की शोभा के हैं, इनमें गतिशीलता भी द्रष्टव्य है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। भोर का नभ राख से लिपा हुआ यह चौका अभी तक गीला पड़ा हुआ है। नई कविता के कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। अब इसका उत्तर देखते हैं। नई कविता की अपनी एक विशिष्ट शैली है, जिसमें कवि कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच के स्थान के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता है। यह कोष्टक में अभी गीला पड़ा हुआ है के द्वारा कवि ने यह स्पष्ट किया है कि चौके की लिपाई अभी अभी भोर में हुई है। चौके का यह गीलापन प्रातःकाल की आर्द्रता यानी कि गीलेपन का सूचक है। अब थर्ड देखते हैं। कविता में किन किन उपमानों का प्रयोग हुआ है। इस कविता में निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट पर लाल खड़िया। अब देखते हैं 4, उषा क्या एहसास कराती है। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गीत है और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती है उषा। व्याख्या देखते हैं इसकी। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह रचित कविता उषा से अवतरित आरोह भाग 2 से संकलित है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में सूर्योदय से पहले, ठीक पहले जो पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र दर्शाया गया है। कवि सूर्योदय के साथ जीवन परिवेश की कल्पना करता हुआ जो गांव की सुबह से जुड़ता है। व्याख्या देखते हैं। भोर का आकाश अथवा प्रातःकाल का आकाश गहरा नीला था। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने अपने चौके, मतलब पहले कच्चे घर होते थे उसको चौका बोलते थे, है ना, तो रसोई को राख से लीप दिया हो और अभी अभी लीपने के कारण वह गीला बना हुआ है। सुबह की शीतलता में भी आकाश गीला बना हुआ है, यानी कि ओस के कारण आकाश भी गीला प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि ऐसा लगता है मानो किसी महिला ने अपनी बहुत काली सिल पर केसर पीस कर उसे पानी से धो दिया हो। आकाश का नीला रंग काली सिल तथा उषा के कारण आई लालिमा की तुलना केसर से की है। कवि को यह भी लगता है कि मानो किसी बालक ने अपनी स्लेट पर खड़िया या चौक घिस दी हो। तालाब अथवा समुद्र के गहरे जल की नीलिमा में उषा की लाली को देखकर ऐसा लगता है कोई श्वेत वर्णा झिलमिलाती स्त्री का देह का प्रतिबिंब उस नीले जल में हिल रहा हो। अब सूर्योदय होने लगा है और अब उषा का जादूमयी प्रभाव कम होता जा रहा है। बच्चों, मैंने आपको पाठ 6 शमशेर बहादुर सिंह, है ना, उनका जीवन परिचय कराया है, प्रश्न उत्तर और कविता की व्याख्या कराई है बहुत आसानी के शब्दों में, ताकि आपको आसान से और सरल सी भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।